कजरा के साथ फिर वही धरती और सूरज को जिस तरीके से इस कहानी में गुंफित किया गया है, वो आगे चल करके ये होती है कि वह एक बेहतर जीवन जीने की जो उसकी कामना है, जिंदगी की। क्योंकि जब उसके उसके साथ की जो बच्चियां हैं और औरतें हैं, महिलाएं हैं, जब काम कर उनके बच्चे वो कपड़े में बांध करके झूले में कार्यस्थल पे टांग दी जाती हैं, वो चींटी या कुछ कीड़े मकोड़े उनको परेशान करते हैं। उससे वो संकल्प लेती है कि नहीं, हम अपने आने वाले बच्चे को, अपने जो होने अपनी शादी के बाद जो बच्चे होंगे, उन्हें ये जीवन नहीं देंगे, एक बेहतर जीवन देंगे। तो ये जो संकल्प है, इस कहानी में कई शेड्स हैं। वो स्विफ्ट का आना, स्विफ्ट का वो बिंब कितना खूबसूरत है। वो डगमगाते हुए आ रहा है, ऐसे कि वो कह रहा है मजदूर, अरे ये जैसे लगता है दारू पी करके कोई एक आ रही गाड़ी, एकदम ड्राइवर ऐसा है, वो डगमाता है, लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई है जो वहां आके रुकती है, और उन्हीं में से एक जाता है, उसकी मदद करता है। लेकिन उसका जो परिवार उतरता है, वो जो एक अभिजात्य परिवार है, जो एसी कार से चल रहा है, उससे वह गर्मी वो अनायास नहीं इस लेखिका ने उसे उपस्थित किया है। उसे जानबूझ करके कंट्रास्ट दिया है कि यह जो जीवन है, जो कोलतार की सड़कें बना रहा है दोपहर में, तपती हुई गर्मी में, सूरज तप रहा है, और वहां पर जब ये मजदूर ने जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो इस कोलतार में पूरी गर्मी में भी कोलतार की सड़क को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक ये परिवार है जो एसी से आ रहा है, और इसे उतर करके थोड़ी देर के लिए भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उसका जो आभिजात्य है वह एक तरीके से बेपर्द होता है। इस कंट्रास्ट से जो एक पूरा अभिजात्य समाज होता है, अभिजात्य जो वर्ग होता है, उसको यहाँ ये कहानी बेपर्द करती है। इस तरीके से इसमें कई शेड्स हैं। मैं एक दो चीजें छोटी मोटी जो मैं ये उसमें रह गई, एक तो दृश्यबंध बहुत खूबसूरत बनाती हैं, और जो क्षेत्रीय शब्द है, खासतौर से जो आदिवासी समाज के जो शब्द है, जैसे तू बड़ी बेस लगती है, बड़ी बेस लगती है, कितना मतलब इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाता है कि तू बड़ी खूबसूरत लगती है, तू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो उस शब्द का इस्तेमाल है, और इस कहानी में जिस खूबसूरती के साथ जिस सही जगह पर इस्तेमाल किया गया है, वह इसका बहुत ही एक मतलब एक लेखिका के सामर्थ्य का परिचय है कि कब कैसे किन शब्दों का कहाँ उपयोग करना चाहिए। वह देशज और स्थानीय होते हुए भी इस तरह से पच गया है कि इस भाषा से इतर भी कोई भी प्रदेश का कोई भाषा भाषी हो, इसे पढ़ेगा तो उसे कतई ये नहीं लगेगा कि ये क्या शब्द है, और बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से इसके कुछ जो बैकग्राउंड में कहानी चलती है, कजरा कजरा के जरिए, कजरा नाम है ना, कजरा के जरिए जो कहानी चलती, वो उनका पूरा आदिवासी जीवन का संघर्ष है। और उस संघर्ष में क्या चीजें, कुछ इनकी कमजोरियां भी हैं, कैसे इनके बाप दादे जमीन बेच देते थे, दारू पीते थे, औने पौने की बिक जाती थी जमीनें, तो ये जमीन बिक जाने से ये मजदूर होते चले गए। और ये जमीन, जबकि आदिवासी समाज की जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है, लेकिन कानून के जो पेच है उनसे, उसके बीच से रास्ते निकाल करके इनकी जमीनें हड़प ली जाती हैं, खरीद ली जाती हैं। और ये अभी राज भाई आप पढ़िएगा, देखिएगा, मुझे बताइएगा, मेरी कहानी इस महीने आई है, शायद आपने देखा हो, वनमाली कथा में, तो उसका एक हिस्सा आदिवासी समाज का है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कैसे वो जमीनें हड़पी जाती हैं, उस कहानी में उसकी चर्चा है। तो उस बात को अनीता जी इस कहानी में रखती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहानी हर दृष्टि से प्रवाहपूर्ण भी है, अपने प्रयोग के लिहाज से भी, कथ्य के लिहाज से भी, और जिस जीवन समाज को वो रचती हैं, उस जीवन समाज को बहुत करीब से देख करके, उनकी परंपराओं को, उनकी बोली बानी को, उनकी जीवन शैली को, उनके पर्व त्योहार को, संस्कृति को इतना करीब से देखा समझा जाना है कि आप ये नहीं कह सकते। मुझे नहीं पता, कभी नहीं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि अनीता जी आदिवासी समाज से आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन गैर आदिवासी समाज से, लेकिन इतनी खूबसूरत आदिवासी समाज की कहानी लिखना, यह उस जीवन के अनुभव से समृद्ध होने के बाद ही संभव है जो इन्होंने किया है। दृश्यबंध, जैसे एक दृश्यबंध मैं याद दिला दूं कि जब
वहां जब कोलतार का तार वो सड़क पे बनाया जा रहा है, वो रंग कैसे बन रहा है, काले में कैसे वो डाला जा रहा है, रंग डाला जा रहा है, कैसे आंच जल रही है, कैसे लोग उसको तैयार कर रहे हैं, वो पूरा दृश्य जो खड़ा किया है। उसी बीच में एक स्त्री का बच्चा रोता है, वो पेड़ के पास जाती है, वो बंधे हुए झूले में उस बच्चे को वो करती है। ये पूरा जो दृश्य बंद खड़ा हुआ है, आपको अगर आपने देखे हो आदिवासी समाजों के या आदिवासी क्षेत्र में सड़कों को बनते हुए, मजदूरी करते हुए आदिवासियों को, तो ये पूरा दृश्य जीवंत हो उठता है। तो ये बहुत करीब से देखा हुआ दृश्य है और एक कहानी में जब दृश्य खड़ा किया जाए, इतना विश्वसनीय हो, कई बार ऐसा लगे कि यह दृश्य तो बिल्कुल देखा भाला हुआ है। दूसरा एक जो सबसे अच्छी चीज है, जब वो कहती है स्त्री, जो शिफ्ट से उतरती है और थोड़ी देर बाद कहती है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मैं नहीं झेल सकती। इसमें जो एक कंट्रास्ट है, वो कंट्रास्ट इस पंक्ति से उभर करके सामने आता है कि वो मजदूर स्त्रियां, वो आदिवासी स्त्रियां उस पूरे तपती दोपहरी में सड़क बनाने में जुटी हुई है, मजदूरी करने में जुटी है। और एक ये है कि इन्हें गर्मी झेली नहीं जा रही है। हमारा वर्गीय भेद जो है ना, वो ये है, वर्ग भेद कहानी को दिखाती है कि दो वर्गों के बीच का भेद क्या है। और अंतिम एक दृश्य और, महुआ की टोकरी लेकर के जाती हुई लड़कियां, उसी के साथ जिरगी को अपना भी समय याद आता है। वो भी कभी महुआ लेकर के ऐसे टोकरी में जाती थी, लेकिन उसके पिता ने कैसे जमीन बेच दी है, उसके बाबा ने जमीनों का चले गए हाथ से, लेकिन ये फिर दलालों के हाथ में फंस करके शहरों में आती हुई, राज भाई जानते होंगे, वो भी जिस इलाके से हैं, वो तमाम आदिवासी इलाके हैं मध्य प्रदेश में भी। तो ये जो स्त्रियां हैं, आदिवासी स्त्रियां, वो दलालों के हाथ से फंस करके अब तो दिल्ली बंबई तक जाती हैं। तो उससे वो चंगुल में बच करके निकली जिरगी। तो ये कहानी कई परतों वाली कहानी है, आदिवासी जीवन को बहुत ही करीब से देखने। और एक अच्छी बात और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं कहानी के संदर्भ में, कि जो समाज प्रकृति के करीब रहता है, वह उत्सव धर्मी होता है। और उत्सव धर्मिता तमाम आबाहों के बीच उत्सव में ही अपनी जिजीविका तलाश लेना, अपने जीवनी के स्रोत खोज लेना, संजीवनी बना लेना, यह जो है आदिवासी समाज में ही संभव है। आदिवासी समाज प्रकृति के करीब रहता है, इसलिए वह अपने संघर्ष को भी उत्सव में बदल देता है। अपने संघर्ष वो उत्सव में बदल देता है। ये शेष समाज तक की कहानी ये संदेश लेकर के जाती है कि तुम तमाम सुविधाओं के बावजूद, बहुत गर्मी है, नहीं झेल सकते, लेकिन वो तमाम अभावों के बीच भी जीवन को जिजीविका के साथ, उत्सव के साथ जीते हैं। ये कहानी शुरू वहीं से होती है, उत्सव से, सरहुल के उस उत्सव से, नाच गान के उस दृश्य से, हांडी पीने, महुआ का पीने से, ये उत्सव से कहानी शुरू होती है। और वो कहानी जब खत्म होती है, तब भी वही बात, सूरज और धरती, जिरगी और कजरा के प्रति जो प्रेम है जिरगी का, उसके साथ सूरज बाबा और धरती के साथ ही कहानी खत्म होती है। एक बहुत खूबसूरत कहानी है अनिता जी, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना समय नहीं और इतनी डिटेल ऑनलाइन संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, बहुत अच्छी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश प्रीत जी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी गंभीरता से हमने किसी को कहानी सुनते हुए नहीं देखा, और इतनी सटीक समीक्षा एक कथाकार के द्वारा। आप राज भाई को बोलो, राज भाई को बोलो संक्षिप्त में ही इस कहानी पर बोलें। आज आप इतना कुछ आप कह दिए कि अब तो दूसरे के समय ही नहीं बचा लेकिन माइक गूंज रही किसी की, थोड़ा सा माइक बंद कर लीजिएगा, माइक बंद करिए अवधेश जी, थोड़ा सा माइक बंद करिए, और लोग माइक बंद कर लें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी हमारा कार्यक्रम जो है, इसमें कुछ लोग कथाकार भी हैं जो लोग कथाएं पढ़ेंगे, और हम चाहते हैं कि 10 बजे तक कहानियाँ रचना ये गोष्ठी खत्म हो जाए, क्योंकि रात का समय है। तो मैं निश्चित तौर पर प्रेम जी का भी विचार जानना चाहता था।
लेकिन अभी अवधेश जी कहानी पढ़ें कि नहीं ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो करती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मुख्य अतिथि के बाद मैं अध्यक्ष जी की ही रचना सुनता हूँ। तो अवधेश जी खाली इतना बतला दे कि वो अभी कहानी पढ़ने की स्थिति में है कि नहीं। अवधेश जी, अवधेश जी चले गए क्या? अवधेश भाई, आप कहानी पढ़ेंगे क्या? सिद्धेश्वर जी पूछ रहे हैं, आप कहानी पाठ करेंगे? हम सब आपको उत्सुक हैं सुनने को। वो खोल नहीं पा रहे माइक को। अवधेश जी, अवधेश जी आवाज जा रही है मेरी? माइक को खोलिए। चलिए, जब तक वो माइक खोलते हैं या नहीं खोल पाते हैं, प्रेम जी उनकी इच्छा थी कि प्रेम जी भी दो शब्द बोले, तो हम बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे कि अनिता जी की कहानी पर वो नहीं, हाँ आ गए। अवधेश जी, आप अपनी कहानी कोई छोटी का अंश भी सुना सकते हैं? अभी स्थिति में हैं आप? माइक माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक खोलिए। माइक बंद है सर, माइक माइक आपका बंद है, माइक खोलिए। अवधेश जी, आपका माइक बंद है। पहले माइक को टच कीजिए, माइक को टच कीजिए। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तकनीकी रूप से बहुत कमजोर है ना। कोई बात नहीं है, जो कथाकार मजबूत होते हैं वो तकनीकी रूप से कमजोर होता है, आप कलम से बहुत मजबूत है। मैं आप कहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या आप कहानी कोई अंश भी आप पढ़ के सुना सकते हैं? नहीं यार, आप और लोगों को सुनवाओ। चलिए, तो मैं तो आपकी कहानी सुन के मैं आपसे 2-4 प्रश्न करना चाहूँगा। सबकी उपस्थिति में आप 2-4 जानकारी दें कुछ। मैं एक छोटी सी भेंटवार्ता मात्र 5 मिनट 10 मिनट का लेना चाहूँगा। आप संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप कहानी के बारे में बहुत गंभीरता से आपने सोचा है, विचारा है। राज। हाँ, तो राज जी का भी सुनते हैं। अवधेश जी, आप एक कहानी लिखना कब से आरंभ किए थे? मुझे खुद याद नहीं है कि कब से लिखना शुरू किया, लेकिन हमको इतना याद है कि 8वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे, तब पहली कहानी लिखे थे। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे मिडिल में, तब मैंने पहली कहानी लिखी थी। लेकिन तब वही थी बच्चों वाली कहानी। आपको कब लगा कि आप कहानी बड़ों वालों लिखने लगे हैं? बड़ों के लायक या बड़ों की पसंद करनी? कहानी तो मैं जब इंटर या ग्रेजुएशन में था तब से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मेरी 1977 में मेरी पहली कहानी आई थी, कांता, जो वेस्टर्न यूपी से मेरठ से निकलती थी, एक पत्रिका रचनात्मक संघर्ष, उसमें छपी थी, साप्ताहिक वो था, डबलाइट था, उसमें छपी थी मेरी पहली कहानी कांता 1977 में। अच्छा, अब तक आप कितनी कहानियां लिख चुके हैं? अब तक आपकी कितनी कहानियां लिख चुके हैं और कितनी प्रकाशित हुई है? मेरे पास कुछ नहीं तो 70-75 कहानियां तो हो ही गई होंगी जो छप चुकी हैं, और कुछ अभी रखी हुई हैं। अच्छा, एक संग्रह के बराबर कहानियां तो अभी रखी हुई हैं। जी जी। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये लघु कथा के जमाने में अधिक लंबी कहानियां पढ़ना पाठक पसंद नहीं करते, छोटी छोटी कहानियां पढ़ना चाहते हैं? देखिए, हर तरह के पाठक होते हैं और हर तरह का जो हर विधा का अपना महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो लंबी कथाएं लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी लघु कथाएं लिखी हैं। मैंने भी, आपको याद होगा, शुरुआती दिनों में मैंने कई एक लघु कथाएं लिखी थी, लघु कथाओं की। लेकिन फिर क्या होता है ना, एक खास तरह का कंफर्ट जोन हो जाता है कई बार। आप उसमें जब प्रवेश करते हैं तो वहां आप ज्यादा अपने आप को सहज पाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि मैंने कविताएं नहीं लिखी, ऐसा नहीं है कि मैंने लघु कथाएं नहीं लिखी, लेकिन कहानियों में मैंने अपने आप को ज्यादा सहज पाया। वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया, इसलिए मैं उसमें ज्यादा लिख पाता हूँ।
अच्छा लेकिन हर वक्त का अपना महत्व है। अच्छा, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा। मैं आपकी कहानी नहीं सुना हूँ, तो मैं आपके विचार को ही जन जन तक पहुँचा रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ज़माने में क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पाठकों के बहुत करीब है, और जो रचनाएँ आ रही है, साहित्यिक रचनाएँ जो है, वो प्रिंट मीडिया से अधिक सोशल मीडिया में पढ़ी जा रही है? हाँ, हेलो, आपकी आवाज मैं थोड़ा स्पष्ट नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए। सर सोशल इको हो रहा है। हाँ, इको हो जा रहा हो रहा है। अपना सोशल फोन बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, तब आएगी सर की आवाज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में जबकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुख्य धारा के रचनाकार जो सोशल मीडिया से कतराते थे, आज सोशल मीडिया से बहुत जुड़ गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया की अपेक्षा सोशल मीडिया में साहित्य अधिक पढ़ी जा रही है। तो आपको क्या ऐसा महसूस होता है? इसका क्या कारण है? मैं खोल कर बोलिए। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि सोशल मीडिया अभी हाल की घटना है। हाल की मतलब कुछ वर्षों की घटना है। उससे पहले तो जो कुछ भी था वो प्रिंट में ही था। तो प्रिंट का एक पाठक वर्ग है, इसीलिए आज भी देखेंगे कि बहुत सारी पत्रिकाएं छप रही हैं, आ रही हैं। इसी मतलब पिछले 2-4-5 सालों के भीतर बताऊं तो कई नई पत्रिकाएं आई हैं जिनको अच्छे खासे पाठक मिले हैं, उनकी अच्छी मतलब पकड़ है। और कई पुरानी पत्रिकाएं हैं जो लगातार छप रही हैं, बिक रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं। तो वो एक अपना सुख है। लेकिन सोशल मीडिया आने से एक नया वर्ग जो तैयार हुआ है वो नई पीढ़ी के लोगों का है, और पुराने पीढ़ी के वे लोग जिन्हें कि छपने छपाने से जो बहुत बचते थे या कम अवसर मिल पाए, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म और मुफीद प्लेटफॉर्म बना है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि आउट एंड आउट बहुत बड़ा हो गया है और आउट एंड आउट प्रिंट मीडिया आउट हो गया है या खत्म हो गया है या कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। दोनों समानांतर चल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब एक पूरी पीढ़ी बदलेगी तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर ज्यादा चीजें पढ़ी जाएंगी, सुनी जाएंगी। लेकिन अभी उसमें कम से कम 5 से 10 साल का भी समय लगेगा। 5 साल तो कम से कम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश प्रीत जी, मंच पर आकर आपकी कहानी हमने सुन सके, लेकिन आपके विचार सभी लोगों तक पहुंचा। एक चीज और है कि लेखक, कहानीकार जो भी है, उसे सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी रचना ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंचे। उसके लिए मीडियम चाहे जो हो, चाहे प्रिंट मीडियम हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे ये सोशल मीडिया हो, किसी भी मीडियम से, तो ये तो किसी भी लेखक के लिए, किसी भी कहानीकार के लिए, कवि के लिए यह तो अच्छी बात है कि उसे पाठकों का ज्यादा बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ज्यादा बड़ा जो है स्पेस मिल रहा है। जी जी इसलिए इन दोनों माध्यमों का स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश प्रीत जी। अब आप अपना माइक को बंद कर सकते हैं, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मंच पर आकर और इतनी अच्छी अनीता रश्मि की कहानी पर समीक्षा देने के लिए। और आज के जो ज्वलंत सवाल थे जो हमने आपसे पूछा, और उसका इतने सटीक जवाब देने के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इच्छा थी कि प्रेम बोहरा जी भी बहुत संक्षिप्त में अनीता रश्मि की कहानी के बारे में बतलाएं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत संक्षिप्त में मैं चाहूँगा कि वे कुछ शब्द व्यक्त करें। उनकी उपस्थिति का फायदा उठाया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैं ये निवेदन कर रहा था कि अवधेश भाई ने जिस बारीकी से, इस सूक्ष्मता से उस कहानी के बारे में बातें की हैं, इसके दृश्य विधान, इस भाषा को लेकर और संघर्ष के परिणाम को लेकर, दो जीवनों के तुलनात्मक अध्ययन, दो लाइफ स्टाइल के तुलनात्मक अध्ययन को लेकर जिस गहराई से अवधेश भाई ने बात की है, मुझे लगता है बात कंप्लीट हो चुकी है। और चूंकि बहुत सारे लघु कथाकार भी कहानी पढ़ना है, लघु कथाकारों को लघु कथा पढ़ना है, कहानियां पढ़ना है, तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाया जाए। उनका आदेश था अवधेश भाई का, तो मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं हाजिर हूँ जनाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज क्या सुनाना चाहिएगा? आपकी उपस्थिति का उन्होंने कहा कि फायदा उठाना चाहिए, तो आज आप लघु कथा सुनाना चाहेंगे कि कहानी सुनाना चाहेंगे?
मुझे लगता है जिन लोगों के नाम पहले से जुड़े हुए हैं, अपन पहले उन लोगों से सुन लें, और अगर समय बचेगा तो हमको सुना देंगे, नहीं तो पहले जो पहले से जिनके नाम जुड़े हुए हैं अपन पहले उनको सुन लें, मैं भी सुनूं ना, चलिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आप आप हमारे विशिष्ट अतिथि और लोग को सुनते रहे हैं, लेकिन आज आपको हम विशिष्ट अतिथि है अनीता रश्मि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपकी उपस्थिति यहाँ दर्ज की। सिद्धेश्वर, मेरा एक सुझाव है। सिद्धेश्वर, हाँ हाँ सुन रहे हैं। हाँ, मेरा एक सुझाव ये है कि अगर मुझे सुनना है या राज भाई को सुनना है कि उनकी कहानियां सुननी है, तो हम किसी एक अन्य दिन सिर्फ एक कहानी राज भाई की सुने, मुकम्मल कहानी, और उस उसको पर समीक्षा हम लोग जितने लोग इकट्ठे रहे उन पर अपनी अपनी राय सब लोग दें, एक विशिष्ट रूप से एक कहानी का, जिस उसका तुम चाहे जो नाम रख लो, विशिष्ट कहानीकार करके, वो एक कहानी, वरिष्ठ कहानीकार, कुछ भी नाम रख लो, उस पे बाकी सारे सदस्य जो है, जो भी उपस्थित रहे वहां, वो अपनी अपनी टिप्पणियां दें, 2 लाइन 4 लाइन, 1 मिनट 2 मिनट जो भी दे सकते हैं। फिर जब जरूरत तुमको ऐसा लगे कि मुझे भी कहानी पढ़नी है तो तुम मुझे भी बुला सकते हो, तो हम तो उपलब्ध है हमेशा। लेकिन आज जो है ना, जो पहले से तय है उन लोगों को पहले पढ़वाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अध्यक्ष हैं और आपका विचार, आपके जो सुझाव है उसको हम अमल में लाएंगे। हम नए साल से बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसमें आपका यह सुझाव भी हम नोट कर लेंगे। और मैं चाहूँगा कि यूट्यूब में ही कभी आधे घंटा का इस तरह का कार्यक्रम मैं रखूँगा सप्ताह में एक बार, और उसमें मैं चाहूँगा कि एक कथा पाठ भी हो, उससे छोटी सी भेंट वार्ता भी हो, और उसमें और लोग जो सवाल करेंगे उसका जवाब भी हो, माने एक कथाकार या एक कवि पर वो केंद्रित हो। तो हम आपका यह सुझाव नोट कर लिए हैं और हम नए साल से इस पर उपयोग करने का शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेशप्रीत जी। और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सत्र का आरंभ करते हैं। और ऋचा वर्मा जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उन्होंने भी कहानी भेजा था, उनकी कहानियाँ भी चर्चा केंद्र में। आज मात्र मैं 3 लोगों की कहानियाँ सुनूंगा और उसके बाद 5-6 लोगों की लघु कथाएँ, क्योंकि समय कम है, 1 घंटा का समय है। तो मैं चाहूँगा कि ऋचा वर्मा जी अपनी कहानी दे, और अवधेशप्रीत जी जब तक सक्षम महसूस करें खुद को, क्योंकि उनसे हमने वादा किया था कि आपको 1 घंटा बाद हम छोड़ देंगे, तो जब तक आप सक्षम महसूस करते हैं आप टिप्पणी दे सकते हैं। और जब आपको थोड़ी सी असमर्थता महसूस हो तो उसके बाद आपका भार मैं चाहूँगा कि प्रेम जी संभाल लें या फिर अनीता जी संभाल लें। तो चलिए मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कथा पाठ के लिए। लेकिन निवेदन यह है कि 10 मिनट की कहानी हो तो मुझे अच्छा होगा। सर, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, तो मैं एक लघु कथा ही सुना देती हूँ। नहीं आप कहानी पढ़िए, कम से 3 कहानियाँ सुननी है ना, कथा सम्मेलन है। आप 10 मिनट की कहानी, आपकी कहानी लंबी होती भी नहीं है, आप कहानी पढ़िए। कहानी को हम वो नहीं डाले इस मोबाइल पर, तो मैं लघु कथा ही पढ़ देती हूँ। चलिए स्वागत है। कैमरे के पीछे से। लघु कथा का शीर्षक है कैमरे के पीछे से। लगता है आसमान ने अपना पूरा नीलापन समुद्र को दे दिया है, फिर भी उसका रंग वैसा ही है, टह टह नीला। रंग भी विद्या और प्रेम की तरह होता है, शायद जितना भी बांटो कम नहीं होता। विद्या का तो नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम का प्रत्युत्तर अवहेलना से मिले तो दिल में प्रेम नहीं उपज पाता। ऋत्विक जैसे सुदर्शन व्यक्ति से तो किसी को भी प्रेम हो जाता। मेरी सुंदरता के चर्चे तो मोहल्ला कॉलेज से आगे निकलकर पूरे शहर में थे। शादी के समय हम दोनों की आय भी एक जैसी ही थी। इसके अलावा मेरी पहचान एक कथाकार के रूप में थी। खूब प्रकाशित हुई है मेरी सृजित कहानियां, और ऋत्विक को अभिनय का शौक रहा है। देखो, तुम्हारा शौक भूतकाल का शिकार हो गया और ऋत्विक का शौक वर्तमान काल का साथी। दिमाग तुम कितना भी समझा लो, लेकिन मैं दिल हूँ ऋत्विक के प्यार में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। जबकि उसने साफ साफ कह दिया है कि तुम उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, और यह भी कि वो अपने आगे की जिंदगी तान्या के साथ बिताना चाहता है। अभी वह तान्या के साथ फिल्म में काम कर रहा है, और एक सफल फिल्म के लिए दोनों की केमिस्ट्री मिलना जरूरी है। फिल्म खत्म और दोनों के बीच कथित प्रेम भी खत्म। हा हा हा, तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो। अशोका के दिल और दिमाग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। लाइट, साउंड, कैमरा, मुहूर्त शॉट, एक्सीलर शॉट, पर्दे पर तुम दोनों की केमिस्ट्री काबिले तारीफ।
जैसी आवाजों ने थोड़ी देर के लिए अशोका का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा और फिर बहुत जल्दी दिल और दिमाग आपसी बहस में उलझ गए। रियल लाइफ की केमिस्ट्री पर्दे पर दिख रही है। वह देखो, ऋत्विक इधर ही मेरे पास आ रहा है। वो तुम्हारे पास नहीं, अपने बेटे के पास आ रहा है। हाँ, देखा तुमने, तुम्हारे साथ सेल्फी लेने से भी इनकार कर दिया और अपने फिल्म की हीरोइन तान्या के साथ कितना रंग कर डांस कर रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं अपने बेटे के साथ डांस कर लूंगी। पंछी चाहे जितना भी उड़ ले, अंत में लौट कर अपने घोंसले पर ही आता है। फिल्मों में काम करने के लिए उसने फिलहाल अपनी नौकरी छोड़ दी है। आर्थिक रूप से तुम पर निर्भर है। जैसे ही अच्छा कमाने लगेगा, उसका घोंसला बदल जाएगा। तब तक खाने की मेज लग गई। यूनिट के सभी लोग अपने नाम की तख्ती लगी टेबल पर बैठ गए, ऋत्विक भी। उसने अपने बेटे आर्यन की ओर देखकर बुलाने के लिए इशारा किया ही था कि श्लोका के दिमाग ने दिल पर पूरा काबू पा लिया। उसने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक अलग टेबल पर बैठकर उपक्रम कर ही रही थी कि बैठने का उपक्रम कर ही रही थी कि फिल्म के निर्देशक आ पहुंचे। सर, मैं भी लिखती हूँ कहानी वगैरह। मैंने पढ़ी है आपकी सारी कहानियां और आपकी एक कहानी मुझे बहुत ही पसंद भी आई थी। आता हूँ एक दिन आपसे मिलने, आपकी उस कहानी पर फिल्म बनाऊंगा। जी जरूर। एक कथा लेखिका ग्लैमर की दुनिया में अपना पहला कदम रखने को तैयार थी। धन्यवाद। अवधेश प्रीत जी, आपको ये कहानी लगी, लघु कहानी लगी या लघु कथा लगी? अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? अब माइक खोलिए, माइक खोलकर, माइक खोलकर, माइक खोलिए, माइक खोलिए। पता नहीं, इसको पढ़ने के बाद शायद कुछ मैं ज्यादा बेहतर कह पाऊं। और अभी तो सुनते वक्त इस लघु कथा ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। और इसमें एक जो टाइम गैप है वह तो नहीं है। कहानी कथा को इतनी खूबसूरती से कहा गया है कि वो टाइम गैप नहीं आता है। लघु कथा का जो एक फ्रेम है वो टाइम गैप इसमें नहीं है। लेकिन वो जिस सोचने की प्रक्रिया से और सामने के जो घट रहा है उस प्रक्रिया से जो ये कथा कही जा रही है, नरेट की जा रही है, वह थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। वो एक तरीके से आपको समझिए कहानी जैसा आस्वाद देती है, लेकिन ये न कहानी बन पाई और शायद जो मुझे लगता है लघु कथा के से थोड़ा सा ये वो कर रही है, वेरिएट कर रही है। उसकी एक बड़ी जो हो रही है उसकी एक वजह है शायद अनुभव की प्रामाणिकता जी। जो है ना, इसमें थोड़ा मुझे कम नजर आ रहा है। लग रहा है कि एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत प्रामाणिकता कुछ नहीं है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने अपनी समीक्षा दिया, जो आपने महसूस किया। धन्यवाद। इससे निश्चित तौर पर उन्हें शिक्षा मिलेगी आगे कविता लिखने के लिए। अब अवधेश जी अपना माइक को बंद कीजिएगा। और अब सबसे पहले आज जुड़े थे अनिल कुमार जैन जी, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार जैन जी से निवेदन है कि अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, पढ़िए। जी सर, एक सेकंड मोबाइल में निकालता हूँ। मेरी कहानी लघु कथा का शीर्षक है डर। अखबार पढ़ते पढ़ते शिव ने कहा, मधु सुनो, बुद्धि। बात पूरी होती उससे पहले ही मधु चिल्लाई, बस तुम तो बुद्धि बुद्धि करते रहो। ईमानदारी का चोला ओढ़ रखा है, आप एक साथ नौकरी करते हो। बुद्धि जी मलाईदार सीट पर है, उन्हें बिना मांगे भी उन्होंने कितना शानदार मकान बना रखा है। गाड़ी भी देखो कितनी बड़ी है। एक आप हो, महीने की 20 तारीख को। भाग्यवान सुनो तो सही, शिव तसल्ली से बोला। मधु का पारा चढ़ गया। क्या सुनूं? मुझे पता है आप क्या कहोगे, वही रटी रटाई बात। बुद्धि बेईमान है, रिश्वत लेता है। लो तुम ही अखबार पढ़ लो, शिव बोला। मधु पढ़ने लगी। रंगे हाथों रिश्वत लेता पकड़ा गया बुद्धि। अरे बाप रे, कोई कुछ बोलता इससे पहले शिव का मोबाइल बजा।
शिव ने कॉल रिसीव कर बात की। बात खत्म हुई तो मधु ने पूछा, किसकी कॉल थी? साहब कह रहे थे, रात को बुद्धि रिश्वत लेता पकड़ा गया, अखबार पढ़ लिया होगा, अब तुम्हें बुद्धि की सीट का काम देखना है। मधु तपाक से बोली, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मना कर दो। धन्यवाद। धन्यवाद। अवधेश प्रीत जी, माइक खोलकर 2 मिनट। एक बहुत ही खूबसूरत लघु कथा, और खास तौर से इसमें एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, ये अनिल जी की लघु कथा है ना? जी हाँ, अनिल जी। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो कथा शुरू होती है तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कई बार की कही गई कथा है, लेकिन इस कथा को जिस तरीके से ट्विस्ट किया गया है और उस अखबार में छपी खबर के माध्यम से जिस तरीके से एक नया ट्रीटमेंट दिया गया है, एक नए तरीके का जो इसको स्पर्श दिया गया है, वह इस लघु कथा की खूबसूरती है। और लघु तो अपने आकार में है ही, लेकिन अपने पूरे ट्रीटमेंट में और पूरे प्रभाव में एक बहुत असरकारी लघु कथा बन पड़ी है। इसलिए मैं अनिल जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही परंपरागत किस्म के कथ्य को उन्होंने नया स्पर्श दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश प्रीत जी कहानी की तरह लघु कथा पर बहुत सटीक टिप्पणी दे रहे हैं। आश्चर्य है और मुझे खुशी है कि उनकी बात लगभग मैं जो कहता वो अध्यक्ष महोदय ही कह रहे हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अवधेश जी को। और आज उनकी अध्यक्षता में रचना पढ़ने का भी एक अपना अपना अलग महत्व है। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमारे लेखक समझ रहे होंगे, और वो नए लेखक हो या पुराने हो, कुछ सीखने को ही मिलती है लोग। और हमारा यह ऑनलाइन कार्यक्रम इसलिए होता भी है कि हम कुछ सीखे भी और सिखलाए भी। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, गार्गी राय जी भी लघु कथा अच्छी लिख लेती हैं और बिल्कुल नहीं हस्ताक्षर है। यदि गार्गी राय हमारे मंच पर हो तो कृपया आएं जी और सर। अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। गार्गी राय जी। मंच को नमन और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मेरी एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है वर्ण भेद। शीर्षक है वर्ण भेद। जी अरे कमली, आज बिना सुर लगाए ही झाड़ू? तुम्हारी मीठी आवाज से ही तो मेरी नींद खुलती है। और हाँ, अर्जुन पढ़ने नहीं आ रहा है, सब ठीक तो है ना? मुफ्त में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली रश्मि मैम ने सफाई कर्मी कमली से चिंता जताते हुए पूछा। अब अर्जुन आपके पास नहीं पढ़ेगा मैडम जी, कमली ने झाड़ू की गति तेज करते हुए कहा। अर्जुन पढ़ने में अच्छा है और मेरे पास पढ़ने के पैसे भी नहीं लगते हैं, समय समय पे उपहार भी मिलते हैं, फिर क्या समस्या है? क्षोभ और आश्चर्य से भरी रेशमी मैम फटी आंखों से कमली को देखने लगी। मैडम जी, क्या झाजी ड्राइवर का बेटा भी आपके पास पढ़ता है? हाँ कमली, सरस्वती के मंदिर में सभी धर्म बराबर है, आखिर ड्राइवर भी तो गरीब ही है। तुम दोनों तो लगभग एक जैसे ही काम करते हो, तुम सड़क साफ करती हो और ड्राइवर गाड़ी। तनख्वाह एक है, काम एक है, लेकिन वर्ण अलग है मैडम जी। कल झा जी बोल रहे थे कि अपने बेटे को ट्यूशन भेजना बंद करो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होगा। कमली ने सजल आंखों से उम्मीद लिए हुए कहा। कमली की बातों से विस्मित रेशमी मैम ने उसे समझाते हुए कहा, मत डरो कमली, देखती हूँ तुझे कौन रोकेगा। कल से तुम दोनों के बच्चे आएंगे। जब विद्यादायिनी माँ ने अपने ज्ञान का बंटवारा वर्ण के आधार पर नहीं किया, तो हम और तुम कौन होते हैं बांटने वाले? आशान्वित कमली के गले में बैठी सरस्वती फिर से गुनगुनाने लगी और साथ ही झाड़ू भी सुर पे थिरकने लगा। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बहुत। अवधेश प्रीत जी 2 मिनट। आपको ये कहूंगा कि गार्गी जी स्वागत। और जी, आप देख नहीं रही है यहाँ पर स्क्रीन पे, मुझे इनको स्क्रीन पे लाओ। हाँ स्क्रीन पर है। गार्गी राय टोपी पहनी हुई है तो एक स्टेज है लग रहा है। नहीं, मैं दिख रही हूँ ना सर? दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं दिख रही है आप, बहरहाल तो अच्छा। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है आपकी सर, आवाज आ रही है। एकदम क्लियर है सर। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका शीर्षक आप विचार कीजिए दोबारा कि क्या इसका शीर्षक सुर हो सकता है? जी। अच्छा सुझाव है। हाँ, तो एक तो ये क्योंकि आपने इसका शीर्षक रखा है वर्ण भेद। वर्ण भेद। ये जी बहुत ही कॉमन है।
और बहुत ही फ्लैट है, ठीक है। जी 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 तो एक शीर्षक का अपना जो आकर्षण और एक उत्सुकता होती है वो थोड़ा इसमें कम है। कम एक है। तो वो मेरा एक सुझाव है, जरूरी नहीं है आप माने ना माने, ये आपके ऊपर है। मेरा जी, एक जी। सुझाव है कि शीर्षक एक अर्थवान शीर्षक हो, जिसके अंदर एक जिज्ञासा भी हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो एक तो यह है, क्योंकि जो अंत इस कथा की आप जब करती हैं तो उसमें उस जो क्या नाम है उस कमली का सुर गुनगुनाना। कमली का शुरुआत भी होता है गुनगुनाने, तुम क्यों नहीं गुनगुना रही आज, क्या हुआ तुमको, और जो उसका जो समाप्ति भी है उसमें भी फिर वो गुनगुनाने लगती है या सुर उसके निकलते हैं। तो ये दोनों जो है जगह पे ये सुर है, और उसका सुर बिगड़ा तो क्यों या खत्म हुआ तो क्यों, और उसका सुर पुनः अपनी जगह पर आ गया या सुर वो उसने पकड़ लिया उसने तो क्यों, इन दोनों के बीच ये पूरी कथा है। जी अंत में झाड़ू भी सुर पे थिरकने लगी, मतलब झाड़ू चलने लगा। जीवन जो है एक लय पे आ जाए, जीवन में एक सुर आ जाए। यह पूरी कहानी, पूरी कथा का जो कथ्य है वो जीवन की ही बात कर रहा है कि दो समुदायों के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, या जिन्हें हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्थाओं के बीच के लोग हैं। आज भी झा जी जैसे लोगों पर के दिमाग में ये बात है कि छूत और अस्पृश्यता तमाम चीजों को, तो उसको ये कहानी झटका देती है। वो ये कहानी तरीके से उसकी आलोचना करती है इस तरीके की चीज, और एक शिक्षिका के रूप में एक शिक्षिका को जिस तरीके से होना चाहिए एक आदर्श, उस आदर्श को भी प्रस्तुत करती है। तो कहानी अपने आप में लघु कथा जिसे मैं कहूँ, एक लघु कथा के पूरे फॉर्मेट में है और अच्छी है। शीर्षक भी खूबसूरत, इसका ट्रीटमेंट भी अच्छा है। शीर्षक अगर सुर या लय जैसी कोई चीज अपनाए या इसके आसपास कोई और ढूंढे तो मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया चलिए, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी राय जी, आपकी लघु कथा को अवधेश प्रीत ने सराहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर राजप्रिया रानी जी यदि मंच पर उपस्थित हो तो राजप्रिया रानी जी कृपया मंच पर आएंगी। आज वो पहले जुड़ी थी, मैं देखता हूँ कि वो कहानी या लघु कथा लेकर आती हैं। राजप्रिया रानी जी हैं क्या मंच पर? राजप्रिया रानी जी नहीं है? चलिए, वो आएंगी, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और निर्मला कर्ण जी हमारे मंच पर उपस्थित लगभग हर कार्यक्रम में आती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें, लघु कथा या कहानी। यदि लघु कथा सुनाए तो ज़्यादा बेहतर है, अधिक से अधिक लोग शामिल आज हो जाएंगे। अब माइक खोलिए निर्मला कर्ण जी, माइक खोलिए। धन्यवाद सर, सभी को सादर प्रणाम। मैं लघु कथा ही सुना रही हूँ, थोड़ा निकाल लो। मेरी लघु कथा का शीर्षक है, ये मैंने पटल पर भी डाला हुआ था, इसको अखबार की उपयोगिता या उपयोगिता अखबार की, दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है मेरे विचार से। बाकी सभी सुधी जनों से कहूंगी अच्छा शीर्षक बताने के लिए। बेटा, अखबार के हॉकर को कह दो अखबार देने के लिए। हिंदी साहित्य की अग्रणी हस्ताक्षर गरिमा जी कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास आई थी। घर में अखबार नहीं आते देखकर जब बेटा रमेश से अखबार लेने के लिए कहा तो वह प्रतिवाद करते हुए कहता है, माँ अखबार लेने की क्या आवश्यकता है, आजकल तो मोबाइल में सभी अखबार मिल जाता है। हाँ, मिल तो जाता है, लेकिन बच्चे उसे नहीं पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ना बच्चों को भी आवश्यक होता है। अरे अभी बहुत छोटा है आपका बाबू, अभी वह कहाँ पढ़ पाएगा अखबार। अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी बेटा उसे अखबार पढ़ने देने की, तब पढ़ने में उसकी रुचि भी जागृत होगी, साथ ही भाषा पर भी नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं भी अखबार ही पढ़ना चाहती हूँ, मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी में। मोबाइल में बहुत देर तक पढ़ नहीं सकती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। बेटा की बात पूरी होने के पहले ही बहू ने आकर कहा, हाँ अखबार के लिए बोल ही दीजिए हॉकर को, मुझे भी बहुत परेशानी होती है अखबार नहीं आने से। जब भी आलों की सफाई करती हूँ वहाँ बिछाने के लिए कोई पेपर नहीं मिल पाता है। घर में पेपर आता रहेगा तो यह परेशानी नहीं होगी। क्या कह रही हो बहू, तुम्हें अखबार पढ़ने के लिए नहीं, मात्र आलों में डब्बों के नीचे बिछाने के लिए चाहिए? कभी सोचा नहीं था आज की पीढ़ी ऐसी हो जाएगी। बहू के मुख से अखबार की ऐसी उपयोगिता सुनकर गरिमा जी ने अपने हाथों से अपना ही सिर पीट लिया। धन्यवाद। धन्यवाद अवधेश प्रीत जी, 2 मिनट।
जी की कथा, लघु कथा अच्छी है। इसमें एक पूरा समय, हमारा आज का जो समय है वह दिखता है, और आज के समय में जो पीढ़ियों का अंतराल है, उस अंतराल में मानस में क्या बदलाव आया है वो भी दिखता है। लेकिन एक चीज मैं निर्मला जी आपको बता कि आपकी बहू जो है ना, यानी कहानी की बहू, कथा की बहू, वो थोड़ी पिछड़ी हुई है। अगर वो आधुनिक होती, आज के समय की वो बहू होती, तो एक से एक बिछाने वाली नई नई चीजें आ गई हैं, वो ऑनलाइन मंगवा लेती। वो आज भी वो अखबार ही बिछा रही है। ये हमारी बहुत पीढ़ी दूर की, है, हमारी अवधेश जी बहुत दूर से पकड़ते हैं बात को। देखिए कितनी दूर से पकड़े हैं बात को, आपको जल्दी कोई नहीं पकड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज और, वही कथा अच्छी है, हाँ। जिस तरह से आपने कहा है वो अच्छी है, लेकिन मैं एक दो बातें संकेतित करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अच्छा है कि घर में लघु कथा, अरे वो अखबार नहीं आता, वो जमाना गुजर गया जब अखबार पढ़ करके लोग भाषा सीखा करते थे। क्या अखबार, क्या राज भाई? अरे एक जमाना हुआ करता था जब ये कहा जाता था कि अगर तुमको अच्छी भाषा सीखनी है या अंग्रेजी अच्छी सीखनी है तो ये अखबार पढ़ो, वो अखबार पढ़ो, ये करो। अब तो जो पढ़ेगा अखबार, और हिंदी का खास तौर से, उसकी भाषा और भ्रष्ट हो जाएगी। जब तक आप थे तब तक ठीक था अवधेश जी। देखिए मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे रहने न रहने से किसी के रहने न रहने, नहीं सही बात है। देखिए आप थे तो साहित्यिक पेज भी छपते थे, आज तो साहित्य पेज ही गायब हो गया है। एक समय की प्रवृत्ति होती है, उसमें जो मुख्य चीजें होती है ना, उससे ही उस प्रवृत्ति को पकड़ा जाता है। तो अब जो है, पहले के जो हमारे संपादक होते थे, या पहले अखबार जिन लोगों द्वारा, अब कोई चंद्रगुप्त विद्यालंकार जैसा निकालता था अखबार, लोग निकालते थे, तो उन लोगों के यहाँ जो भाषा होती थी, या जिस तरीके से शिवपूजन सहाय निकालते थे, मतवाला जैसा अखबार निकलता था, या और भी बहुत सारे, या फिर वो कानपुर के वो क्या नाम था, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप जैसे निकालते, तो ऐसे बड़े विद्वान संपादक हुए जो अखबार निकालते थे, पत्र पत्रिकाएं, उन्हें पढ़ करके आदमी समृद्ध होता था। अब तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जिस कहानी को आपने कहना चाहा है, जिस कथानक को आपने कहना चाहा है, वो बहुत सटीक ढंग से कहा, और उसका जो व्यंग्य है वो अभी उभरता है, इसलिए आपको बधाई। धन्यवाद, दोनों को धन्यवाद इतनी सटीक समीक्षा देने के लिए भी, लेखिका को भी। हमको लगता है कि ये हो सकता है कि 15-20 साल पहले की लोक कथा हो, आवाज सुना रही हूँ। ये भी हो सकता है लोग। चलिए इसे मानते हुए, ये मैं व्यंग में ही कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तो अभी की लोक कथा, जी जी, इन्होंने अपने जो मन से और अपने कल्पना से जो किया है वो अभी की कहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्नेह गोस्वामी जी। जो बात हमने अभी संकेतित किया है, संकेत दिया, ये बात इनके दिमाग में आई ही नहीं कि आज की बहू का मिजाज क्या होगा। जी जी, या जो है आज की भाषा अखबारों की कैसी है, इसलिए शायद ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्नेह गोस्वामी जी मंच पर हैं क्या? स्नेह गोस्वामी जी, स्नेह गोस्वामी जी मंच पर जुड़ी थी। बहुत अच्छी कहानी उनकी पिछली बार ग्रुप में आई है, हमने उन्हें आमंत्रित भी किया था, पता वो आई भी थी जुड़ू में। अगर है तो सामने आए। हैं ग्रुप पर हैं, सुन रही हो तो। हाँ स्नेह गोस्वामी जी अपना माइक को खोलिए। स्नेह गोस्वामी जी, हो सकता है कि वो इधर उधर गई हो, रात का समय है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और हमारे मंच पर चैतन्य चंदन जी उपस्थित होंगे। चैतन्य चंदन जी है क्या? चैतन्य चंदन जी, निर्मल डे जी हैं। हाँ, उसके बाद हम निर्मल किड्डे जी को बुलाते हैं। चैतन्य चंदन जी ने भी आए थे, कुछ देर सुने होंगे। लगता है कि वो अवधेश जी की कहानी सुनने आए होंगे, तो अवधेश जी तो आज कहानी पढ़े नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और निर्मल कुमार डे जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। और आज के लोक कथाएँ खूब लिख रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि आज किस लोक कथा को लेकर सामने आए हैं। निर्मल कुमार डे जी, मंच को नमन। आज मंच पर कई यशस्वी और विद्वान साहित्यकारों को सुनने का मौका मिला है।
सबों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरी जो रचना है लघु कथा, उसका शीर्षक है शुक्रगुजार। शुक्रगुजार। सर, इस पुरानी किताब को आप क्यों बंधवाना चाहते हैं? दुकानदार शौकत अली ने कहा। दुकानदार से प्रोफेसर राय की दोस्ती सी हो गई थी। दुकानदार प्रोफेसर के व्यवहार से शुरू से ही अभिभूत था। दुकानदार की जिज्ञासा देखकर प्रोफेसर ने कहा, शौकत भाई, यह किताब मुझे याद दिलाती है कि जब मैं बहुत गरीब था और एक ग्रामर की किताब मेरे पास नहीं थी, तो मुझसे एक साल सीनियर कृष्णा मड़ैया ने यह किताब देकर मेरी सहायता की थी। दुकानदार प्रोफेसर राय के जमीर को देखकर चकित रह गया। आप जैसे शुक्रगुजार व्यक्ति कभी जिंदगी में असफल नहीं होते, दुकानदार शौकत अली ने कहा। दोनों की आंखों में दिव्य ज्योति झलकने लगी। धन्यवाद। 2 मिनट अवधेश जी, माइक खोलकर, माइक खोले अवधेश जी, माइक खोलिएगा। अवधेश जी माइक खोलिएगा, आप कैमरा भी ऑफ कर दिए। अवधेश जी माइक ऑन कर लीजिए। अवधेश जी माइक ऑन। हाँ, ये भागने से कहीं का कहीं हो जाता है। जी जी। तो निर्मल जी कहा जो ये लघु कथा है, एक बार पुनः पढ़ दीजिए, एक बार पुनः पढ़िए। चलिए, आपको आमंत्रण मिला दोबारा पढ़ने के लिए। ठीक ठीक ठीक, पढ़ता हूँ। स्नेह गोस्वामी जी आगे इसके बाद तैयार रहेंगी, आज वो एक कहानी सुनाएंगे। लघु कथा का शीर्षक है शुक्रगुजार। सर, इस पुरानी किताब को आप क्यों बंधवाना चाहते हैं? दुकानदार शौकत अली ने कहा। इस पुरानी किताब को क्यों बंधवाना चाहते हैं? बाइंडिंग बाइंडिंग करवाना चाहते हैं। क्यों बंधवाना चाहते हैं? दुकानदार शौकत अली ने कहा। दुकानदार से प्रोफेसर राय की दोस्ती सी हो गई थी। दुकानदार प्रोफेसर के व्यवहार से शुरू से ही अभिभूत था। दुकानदार की जिज्ञासा देख प्रोफेसर ने कहा, शौकत भाई, यह किताब मुझे याद दिलाती है कि जब मैं बहुत गरीब था और एक ग्रामर की किताब मेरे पास नहीं थी, तो मुझसे एक साल सीनियर कृष्णा मड़ैया ने यह किताब देकर मेरी सहायता की थी। दुकानदार प्रोफेसर राय के जमीर को देख चकित रह गया। आप जैसे शुक्रगुजार व्यक्ति कभी जिंदगी में असफल नहीं होते, दुकानदार शौकत अली ने कहा। दोनों की आंखों में दिव्य ज्योति झलकने लगी। धन्यवाद। शुक्रगुजारी के लिहाज से तो ठीक है, और बहुत जितनी लघु कथा होती है तो एकदम सूत्र वाक्य में आपने बात कही है। लेकिन एक चीज और है कि कोई इसमें पंच नहीं आ रहा है। कोई पंच जो है एक लघु कथा में जो पंच पंच लाइन अंत में जो होता है, वो पंच जिसको कहते हैं, जिसे किक कहते हैं, किक। वो उस तरह से नहीं आ पा, क्योंकि ऐसा लग रहा है दो लोगों के संवाद के बीच एक बात हो रही है, लेकिन वह किक नहीं है कि वो शुक्रगुजार जो हो रहा है वो किसके लिए, किताब के लिए हो रहा है, उनके लिए, बल्कि यह है कि उस किताब को जो सम्मान वो दे रहा है वह कुछ संवादों में इस तरीके से आना चाहिए था कि यह किताब को मैं इतनी पुरानी हो जाने के बावजूद अगर मैं इसको बचाए हुए, अगर इस किताब को वह किसी और को देता, किसी और जरूरतमंद को दे देता, हाँ, या बंधवाता या बंधवा के रखता कि क्यों बंधवा रहे इतनी पुरानी किताब, तो कहता कि मैं इस किताब को फलाने को देना चाहता हूँ, वो बच्चा बहुत नीडी है, उसे मैं देना चाहता हूँ, यह किताब मुझे फलाने ने दी थी, फलाने कृष्ण मंडैया ने, किसने ने जो है वो किताब दी थी, जो जिससे मैं लाभान्वित हुआ। अब इसका जो एक आभार जो व्यक्त करना है, तो मैं चाहता हूँ कि यह किताब किसी अगली पीढ़ी को जाए, तो इसलिए मैं इस किताब को बंधवा रहा हूं ताकि किताब नष्ट ना हो। कुछ इस तरीके की बात अगर सामने लाएं आप, नहीं तो वो तो सिर्फ दो संवादों के बीच
एक बहुत मामूली सी बात होकर रह जा रही है ना, कथा का पंच नहीं आ रहा है। जी जी कि अन्यथा नहीं लेंगे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक सुझाव है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत बहुत अच्छा सुझाव दिया सर। हाँ, वो दुकानदार है शौकत भाई, थोड़ा सा उसको एक दो लाइन में, एक दो वाक्य में थोड़ा उसको पेंट कीजिए ताकि वो लगे कि वो बाइंडिंग करता है। हाँ, वो किताबों की बाइंडिंग करता है, पुरानी किताबों की बाइंडिंग करता है। और अक्सर जो है इनके साथ वो बात कर रहा है, प्रोफेसर है ना, उनके साथ उनका एक अच्छा संबंध है। वो इस पुरानी किताब को जो कि बहुत जर्जर हो रही है उसको बंधवाने के लिए गए हैं, तो ये संवाद आए। और तभी मैं इसको इसलिए चाहता हूँ कि एक बच्चा है जिसे की जरूरत है, तो ये किताब बर्बाद ना हो, इसलिए मैं बंधवा के उसे देना चाहता हूँ। यह किताब तो बहुत पुरानी लगती है। वो शौकत भाई पूछे तो ये कहता है कि हाँ, यह किताब फलाने प्रोफेसर ने मुझे दी थी या फलाने कृष्णमढ़िया ने दी, जिसने मेरे लाइफ को बदल दिया, जीवन को बदला, उससे मैं लाभान्वित हुआ। तो इसके लिए शुक्रगुजारी तब होऊंगा या आभार तब होगा जब मैं इस किताब को किसी नए बच्चे को दूं पढ़ने के लिए, उसको लाभ मिले। तो इस तरीके से थोड़ी बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। अब मात्र हम 2-3 रचनाकारों को प्रस्तुत करने के बाद हम गोष्ठी को समापन की ओर ले जाएंगे, क्योंकि समय भी बहुत अधिक हो रही है। अवधेश जी इतना समय दे रहे हैं, उनके शुक्रगुजार हम हैं। स्नेह गोस्वामी जी कहानी पिछले मंच पे आई थी और सराही भी गई थी, तो मैं चाहूँगा स्नेह गोस्वामी जी यदि मंच पर आ गई हों तो जल्द एक कहानी अपनी प्रस्तुत करें। और हम प्रेम जी सबको प्रणाम। उसके बाद राज जी तैयार रहेंगे छोटी सी कहानी। आप कहानी सुनना चाहेंगे या लघु कथा? आप क्या सुनाना चाहेंगे ये बतलाइए। यदि कहानी छोटी तो आप पढ़ सकते हैं। दोनों है सर, जो सुना दीजिए। कहानियां में होंगी 30-40 और लघु कथा है मेरी। हाँ। इसके बाद राज जी से निवेदन रहेगा कि आपकी भी आज कहानी हम सुन ही लेते हैं, और आप कोई छोटी सी कहानी निकाल के रखेंगे राज जी। मेरा सौभाग्य है जी, आप लोग सारे विद्वत जन हैं। कहानी सुनिए, मैं सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है मेरा क्या कसूर है पापा। बाहर की डोरबेल बजी और अधीरता से बजती चली गई। चक्के पर रोटी बेलती हुई सुमी के हाथ से घबराहट में पेड़ा नीचे गिर गया। उसने झुककर आटे का पेड़ा उठाया ही था कि लुढ़कता हुआ बेलन सीधा उसके पैरों में आकर गिरा। सुमी की चीख निकल गई। अचानक लगी हुई इस चोट से वह बिलबिला उठी। उधर दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। लंगड़ाते हुए उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला ही था कि राजेंद्र सिंह ने खींचकर चपेट दे मारी। हरामजादी, किससे बातों में मगन हो रही थी? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ और तूने कानों में कड़वा तेल डाल रखा है, सुनाई नहीं देता तुझे? तब तक रसोई में तवे पर डाली हुई रोटी जलने की महक आने लगी। पापा को वही डांट लगाता हुआ छोड़कर सुमी एक हाथ से अपना गाल सहलाती और पैर घसीटती हुई रसोई की ओर लपकी। तवे पर रोटी जलकर काली हो चुकी थी। उसने फटाफट वह रोटी उतारकर डस्टबिन में डाली, तवे को अच्छी तरह खुरचकर साफ किया, धो पोंछकर दोबारा तवे पर चढ़ा दिया। तवा मांजे जाने से चमक आया था। सुमी के मन में एक लालसा जागी, काश कोई उसे भी इसी तरह से धो मांज देता तो बिना किसी कसूर के जन्म जन्म के लिए माथे पर लगी हुई काली उतर जाती। उसने एक ठंडा सा सांस लिया। दीदी, तुम इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई? सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे हिस्से की सजा मेरे हिस्से में आ गई। आंखों में छलक आए आंसू उसने जबरन पलकों पर सोख लिए। पापा अब भीतर जाकर माँ पर गरज रहे थे। माँ चुपचाप अपराधीन की तरह गर्दन झुकाए सुने जा रही थी। बेटियां पैदा कर करके तूने घर भर लिया, इन्हें संभालना नहीं आया तुझे? इन्हें कोई अकल शऊर तो सिखाया होता। सारा दिन घर में बैठी पता नहीं क्या करती रहती हो, इन पर नजर भी नहीं रख सकती, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तो माँ बेटियों ने मुझे। कितने अच्छे दिन थे वे, जब वह इस घर की लाडली बेटी हुआ करती थी। एक बड़ी बहन थी, 5 साल बड़ी, सुनीता बहन। उसे प्यार से वह सुन्नी दीदी कहती। माँ सुनीता को चिड़िया कहती और उसे परी। उन दोनों से छोटा एक भाई था, टीटू यानी नरेंद्र, उससे 2.5 साल छोटा। कितना हंसता खेलता परिवार था उनका। पूरा दिन घर बच्चों के हंसने खेलने और शरारतों से गुलजार रहता।
रसोई में माँ तरह तरह के पकवान बनाती और वे सब एक साथ बैठकर चाव ले लेकर मजा ले लेकर खाते। छुट्टी वाले दिन पिकनिक का प्रोग्राम बनता, कभी रोज गार्डन, कभी चिड़ियाघर, कभी किसी रिश्तेदारी में। पापा हर पल उनके साथ बने रहते। दफ्तर से पापा लौटते तो टीटू उनके कंधों पर सवार हो जाता। दीदी का चेहरा फूलों से खिला रहता। मम्मी सबको खुश देखकर निहाल होती। पापा की सीमित सी आय थी, पर मम्मी अपनी सुघड़ता और समझदारी से उसी आय में से गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाए जा रही थी। कभी किसी चीज का अभाव महसूस ही नहीं होता। कपड़े सस्ते और सादा होते, जिन्हें मम्मी और दीदी घर पर ही सिल लेती। उन पर सुंदर कढ़ाई करके उनको डिजाइनर बना देती। तरह तरह के लेस और पाइपिंग लगाकर फ्रॉक और स्कर्ट सिले जाते। धुले प्रेस किए हुए वो कपड़े पहनकर जब भाई बहन बाहर जाते तो खुद को किसी राजकुमार या राजकुमारी से कम न समझते। रिश्तेदार और पड़ोसी बार बार छूकर पूछते, अरे कौन से शोरूम से खरीदी है ये ड्रेस, हमें भी बताओ। तो वो खिलखिलाकर भाग खड़े होते। पढ़ाई में तीनों भाई बहन बहुत होशियार तो नहीं थे, पर कक्षा के पहले 3 विद्यार्थियों में स्थान बना पाते। पर इतना जरूर था कि हर साल अच्छे अंकों से पास हो जाते। उस जमाने में बिना किसी ट्यूशन के अपने बलबूते परीक्षा पास करना किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। सबके 60% के आसपास अंक आ ही जाते तो राजेंद्र सिंह गर्व से राह चलते पड़ोसियों को रोक कर बताते, अजी बहुत होशियार हैं जी हमारे बच्चे, 62% अंक लेकर पास हुए हैं और छुटकी परी उसके तो 65 आए हैं। ये बड़की सुनीता, इसकी तो बड़ी क्लास है, बड़ी पढ़ाई, फिर भी 59% अंक लेकर आई है। माँ के साथ घर का सारा काम कराती है, फिर भी पढ़ाई में बहुत होशियार है। इसे तो मैं प्रोफेसर बनाऊंगा। टीटू बनेगा पुलिस का अधिकारी और परी बनेगी किसी अस्पताल में डॉक्टर। पर उनके ये सारे सपने उस दिन बिखर गए जब दीदी सामने चौक पर खुली मुनियारी के दुकान के नौकर के साथ भाग गई। वह दिन रोज जैसा ही दिन था। दीदी 12वीं में थी। बोर्ड की डेटशीट आ चुकी थी, प्रैक्टिकल हो चुके थे। आजकल प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी। बस 1 महीना और फिर दीदी का दाखिला शहर के किसी बड़े कॉलेज में हो जाना था। वह बीएससी करेगी, फिर एमएससी, फिर एक दिन प्रोफेसर बनेगी। दीदी से ज्यादा हम इस बात को सोच सोचकर उत्तेजित होते रहते। सुमित अब 8वीं में थी और टीटू 5वीं में। दीदी देर रात तक जागकर पढ़ती लिखती रहती। कभी कभी पूरी पूरी रात पढ़ते पढ़ते बिता देती। मम्मी और पापा उन्हें इस तरह मेहनत करते देखते तो खुश होते। एक रात परी की नींद खुली। वह पानी पीने के लिए उठी। चिड़िया दीदी रजिस्टर में कुछ लिखने में व्यस्त थी। परी ने उत्सुकता से उस कागज को झांका तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दीदी 2 पेज लिखने के बाद एक कागज पर दिल में तीर घुसा रही थी। उसके मुंह से निकला लव, लेट। इससे आगे वो बोल पाती कि सुनीता ने उसके मुंह के आगे अपनी हथेली अड़ा दी। प्लीज परी, घर में किसी को मत बताना, वरना घर के लोग मुझे मार देंगे। उसके आंखों में विनती भर आई थी। वो धीरे से फुसफुसाई, तुम इस तरह आधी रात को किसे लिख रही हो ये सारा? वो मेरी कक्षा में मीरा है ना, उसने कहा था मेरे लिए लिख देना, तो उसके लिए लिख रही हूँ। तुम कहती हो तो आज के बाद नहीं लिखूंगी, बस आज भर लिख लेने दो। उसने मुझे मम्मी की कसम दे रखी है। ठीक है, बस आज ही। दोबारा लिखोगी तो मम्मी को बता दूंगी। नहीं लिखूंगी मेरी प्यारी बहना। उसके बाद से दीदी डरी डरी रहने लगी। बहुधा अकेले में मेरा हाथ पकड़ लेती। परी तुम बताना मत माँ को, प्लीज मत बताना, तुम्हें विद्या पढ़ाई की कसम, काले नागराज की कसम। वो तरह तरह की कस्में देकर मुझे रोकती। मैं उन्हें विश्वास दिलाती कि किसी से नहीं कहूंगी, और उन्हें विश्वास ही नहीं होता था। इसके 4 दिन बाद रोज की तरह दीदी स्कूल के लिए तैयार हुई। अच्छे से नाश्ता किया, स्कूल बैग पीठ पर लादा और रसोई के कोने में बने मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान की मूर्ति को नमस्कार किया। स्कूल जाने के लिए घर से निकली। उसके बाद 3 बजे, 4 बजे, 5 भी बज गए, पर दीदी स्कूल से वापस तो आई ही नहीं। माँ को घबराहट शुरू होनी हुई। उन्होंने पापा से कांटेक्ट किया। पापा अपनी बेटी को लेकर पूरी तरह से विश्वास थे। क्यों परेशान होती हो, समझदार बच्ची है, कोई काम पड़ गया होगा, आती होगी। वो टेनिस खेलने अपने क्लब चले गए थे, पर माँ को चैन कहाँ। उन्होंने जितनी सहेलियों के नंबर पता थे उन सबके घर में फोन मिलाए। सुनीता दीदी का कहीं कोई पता नहीं था।
टीटू 2-3 लड़कियों के घर जानता था। वो साइकिल पर सवार होकर उनके घर गया और लौटते हुए खबर लाया कि दीदी तो स्कूल गई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमी दौड़कर उनकी किताबों के पास पहुंची। किताबें कापियां तो सारी की सारी घर में धरी थी। फिर ये लड़की स्कूल बैग में क्या ले गई? कपड़ों की अलमारी खोली गई। वहां से 4-5 सूट नदारत थे। माँ ने अपनी अलमारी देखी। सुनीता की अंगूठियां, चेन टॉप्स, माँ की 4 चूड़ियां, 5,000 रुपए, ये सब गायब। माँ तो धम्म से वहीं बैठ गई, दोनों हाथों से थाम लिया। इस लड़की से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल भोली भाली सीधी सादी लड़की ऐसा कैसे कर गई? पापा रोज की तरह रात को 8 बजे लौटे थे। लौटते ही खबर मिली सुनीता अभी तक स्कूल से लौटी नहीं, तो वो भी घबरा गए। माँ ने डरते डरते उन्हें अलमारी से कपड़े और जेवर गायब होने की खबर दी। उनका गुस्सा माँ पर फूटा। तुम करती क्या रहती हो? लड़कियां ये सब करती रहती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। माँ कहना तो चाहती थी, तुम्हें ही कौन सा पता चला? और वो चुपचाप खड़ी सुनती रही। पापा ने स्टेशन, बस स्टैंड छान मारे, पर दीदी को ना मिलना था, ना मिली। पूरा घर तनाव में आ गया। माँ सदमे में थी, पापा अजीब सी मनस्थिति में। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला था। चौथे दिन पड़ोस के सूरज प्रकाश अंकल के घर दीदी ने टेलीफोन करके अपनी और जयंत की शादी की खबर दी। उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी, तो पापा का गुस्सा फट पड़ा। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई कि अकेले ही शादी का फैसला कर लिया। सिर्फ फैसला ही नहीं किया, शादी भी कर ली और पड़ोसियों को फोन करके अपनी बेशर्मी की खबर भी दे दी। पैदा करके पालते पोसते हम रह गए और ये लड़का सब कुछ हो गया, पड़ोसी ज्यादा सगा हो गया। फिर शाम तक यह बात भी पता चली कि ये जयंत तो नाइयों का बेटा है, जो चौक वाली दुकान पर 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। उस दिन पापा बेहद हताश और बुखलाए हुए थे। बार बार कहते, इस लड़की के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, देखना भुगतेगी एक दिन। बद्दुआ की तरह कुछ बोल उनके मुंह से फूटते। माँ कुछ तो इस अचानक घटी घटना से कुछ पापा के डर से बिल्कुल सहम गई थी। अगले दिन ये खबर पूरे मोहल्ले की ज्वलंत खबर बनकर चर्चा का विषय हो गई। पापा ने दफ्तर जाना बंद कर दिया। बात बात में खींचे रहते। टीटू बाहर खेलने जाता तो वापस लौटकर घर में आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता। धीरे धीरे इस बात को 15 दिन बीते, फिर 1 महीना, फिर धीरे धीरे घर सामान्य होने की कोशिश करने लगा। पर पापा बेहद शक्की और गुस्सैल हो गए थे। वो पढ़ने बैठती तो पापा बीसियों बार आकर झांक जाते कि पढ़ ही रही है ना, कहीं कोई प्रेम पत्र तो नहीं लिखा जा रहा।